अब जैसे जैसे बिगी अपनी रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से हमको जो है काफ़ी सारी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली ट्विटर के ऊपर एक वीडियो डाली है शॉर्ट सी, जहां पर उनकी नेक के बारे में कोई कंसर्न कर रहा था, तो उस पर वीडियो मैसेज निकाल दिया बिगी ने, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो मेरी नेक कितनी अच्छी है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह उसको ट्विस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि हाँ, अब बिगी का वो जो नेक ब्रेस है वो भी उतर चुका है, अब उनकी जो नेक है वो अच्छे से मूव भी कर रही है। बट हाँ, अभी फिजिकली उस स्ट्रेंथ पे, उस लेवल पे आना कि वो रिंग के अंदर compete कर सकें, वो एक अलग ही लेवल होता है। तो हम नॉर्मल इंसान के लिए तो हाँ ऐसे चल फिरते, लेकिन क्योंकि बिगी को ट्रेनिंग भी करनी है, फिर रिंग के अंदर आके रेसल भी करना है, फिर नेक तो फिर कैसे कैसे मूव होती है आपको पता है, तो इसलिए जो टाइम है वो लग जाएगा भी थोड़ा सा उनको। लेकिन हाँ, एज अगर नॉर्मल डेली एक्टिविटी की बात करें तो बिगी जो है इस समय पूरे मजे में आ चुके हैं, चिल हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब सब वो टेलीविजन के ऊपर भी आ जाए तो ये और भी अच्छी बात होगी। जॉन लॉरेनाइटिस के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। तो आपको पता है विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनाइटिस का मिलके ही ये किया हुआ कांड था। अब रिपोर्ट्स ये आई है कि 2001 से जॉन लॉरेनाइटिस का जो नंबर चल रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जिससे वो ऑपरेट करते थे टैलेंट से बात करना, या फिर आपको पता है वो हेड थे इसके अंदर, तो फिर वो जो नंबर है अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शट कर दिया है। मतलब कि अब वो नंबर जो है बंद हो चुका है, अब उस नंबर से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये पहली बार हुआ है ऐसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस नंबर को बंद करा, जो कि 2001 से चल रहा था, मतलब कि 21 साल ऑलमोस्ट हो गए इस नंबर को। तो ये और भी बैड साइन दिखाता है इस चीज़ को लेकर कि क्या जॉन लॉरेनाइटिस दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि विंस मैकमैन का तो चलो ये कांड जो भी है अभी सामने आया नहीं है, फिर जैसे भी है अभी कंक्लूजन निकलेगा इसका, लेकिन क्योंकि एलिगेशंस भी लग चुके हैं जॉन लॉरेनाइटिस के ऊपर, तो फिर ऐसे में चांसेस कम हो जाएंगे उनके कि वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। वैसे उनका नाम काफ़ी रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बहुत सारे अच्छी स्टोरी लाइन्स में और चीज़ों को टेलीविजन के ऊपर अच्छा दिखाने में उनकी काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज तक हेल्प ली है, उनका रोल काफ़ी बड़ा था। बट अभी इस इंसिडेंट के बाद उनके लिए कहानी खराब हो गई सारी। रिया रिप्ली के बारे में बात करते हैं तो आपको पता ही है कि रिया रिप्ली जो है इंजर्ड हो गई, जिस वजह से अब वो मनी इन द बैंक के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में कम्पीट नहीं करेंगी। और अंतर ये भी है कि अब जो है जो जजमेंट डे है उसको लेकर भी ये प्लान्स आ रहे हैं कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टेबल के बारे में, इस फैक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही है। अब जैसा चल रहा था वैसे चलेगा, कुछ खास प्लान्स है नहीं। तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लानिंग करी थी जजमेंट डे को लेकर वो नहीं हो सकती, क्योंकि अब 3 में से 1 बंदा तो गायब हो गया। अब फैक्शन कोई 10 बंदों की तो थी नहीं कि एक चला जाए तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। विमेंस डिवीजन से 1 बंदा था और वो भी यहाँ से निकल लिए, बंदी थी वो निकल लिए। तो अब जजमेंट डे के भी जो दिन है वो कुछ सही ट्रैक पर नहीं चलेंगे जब तक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई नए प्लान के साथ उनके लिए ना आ जाए। अब रिया रिप्ली को प्रॉब्लम क्या है, एक जो यूज़र है वो उनको पूछता है उनके सोशल मीडिया के ऊपर कि भैया तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अच्छे से दिख रहे हो। तो इस पर रिया रिप्ली ने कॉमेंट किया कि देखो ब्रेन और टीज के बारे में उन्होंने कॉमेंट किया, और उन्होंने कहा कांट सी अ ब्रेन इंजरी, मतलब फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भैया जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो फिर यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा करके उन्होंने कुछ यहाँ पर कहा है कि अभी तुम वहाँ पे हो नहीं। तो रिया रिप्ली को ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन इंजरी है, ये काफ़ी सीवियर हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सीरियस हो जाती है कई मौक़ों के ऊपर। हालांकि रिया रिप्ली को देख के अच्छा लग रहा है कि वो देख अच्छी रही हैं, तो फिर ये नहीं कह सकते कि देख अच्छी रही हैं तो होंगी भी अच्छी, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। बट हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग सरप्राइजिंग था कि रिया रिप्ली को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। अभी उन्होंने यहाँ पर ऐसे कहा है कि शायद ब्रेन है, ब्रेन और टीथ से उन्होंने इसको लिंक किया। तो पता नहीं अभी क्या है इसके बारे में, कुछ और डिटेल्स पता चलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट आई होप कुछ यहाँ पर ज़्यादा सीवियर या फिर सीरियस ना निकले। कोडी रोड्स की बात करते हैं। अब ये लगातार ये इंजरी रिकवरी की क्यों बात हो रही है, तो कोडी रोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बात हमको पता चली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 9 महीने तक उनको ऐसे बता रही है कि वो जो है आएंगे नहीं टेलीविजन के ऊपर, उनका जो है नहीं होने वाला सीन, ठीक है। तो इस बात के ऊपर कोडी रोड्स को ज़रा हजम नहीं हुई ये चीज़। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये कहा कि देखो सबसे पहले तो उनका जो स्लिंग है जो उन्होंने वो पहना हुआ था वो निकल चुका है, रिहैब उनका जो हो रहा है जिम के अंदर, और वो लिख रहे हैं कि मैंने 9 महीनों के बारे में सुना हुआ है कि हाँ ये कुछ प्लान है, तो लेकिन मैं औरों के बारे में नहीं सोचता उनके क्या प्रोजेक्शन है। आई हैव गॉट अ प्लान ऑफ माई ओन, लेट्स फिनिश ऑल ऑफ अस। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्लान है, मैं सिर्फ अपने चीज़ को लेकर फोकस्ड हूँ। और फिर वो यहाँ पर ऐसे होप दे रहे हैं कि जैसे कि 9 महीने से पहले ही हमको कोडी रोड्स वापस से टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि 9 महीने से पहले ही कोडी रोड्स आ जाए, और उसके पीछे रीज़न ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा दे दिया, ताकि जब कोडी रोड्स अगर जैसे 9 महीने ना सोच के 7 महीने वापस आए तो फिर फैंस को लगा कि अभी तो 2 महीने हैं कोडी रोड्स को आने में, लेकिन अगर वो पहले रिटर्न करते हैं तो वो काइंड ऑफ एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड करने जैसा हो जाएगा। एंड फिर तो ये भी बातें आ रही हैं कि कोडी रोड्स जो है
सबसे बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं इस समय मेंस रॉयल रंबल को जीतने के लिए, जो कि 2023 में होगा। तो देखते हैं अब कोरिडोर्स वापस आते हैं तो फिर क्या सीन बनता है, बट मेजर प्लान्स होंगे WWE के पास उनके लिए, ये बात तो 100% श्योर है। सोलो सिकोआ के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको पता है NXT के अंदर कंपीट करते हैं। ऊसोस के वो भाई हैं, उनको सीधा ब्लड लाइन से लिंक करते हैं और ब्लड लाइन से वो लिंक्ड हैं, इसलिए उनको लिंक करते हैं। तो उनसे खुद एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम सीधा ब्लड लाइन के अंदर क्यों नहीं आए, तुम सीधा मेन रोस्टर के ऊपर क्यों नहीं आए, तुमने क्यों उसोस को ज्वाइन नहीं किया। तो एक बड़ी अंदर की बात सोलो ने यहाँ पर रिवील करी। उन्होंने कहा कि देखो, जब पहले हमारी मीटिंग हुई थी तो बात यही हुई थी कि मैं अपने भाई उसोस को ज्वाइन करूंगा, ब्लड लाइन के अंदर आऊंगा और मैं जो है सीधा उनका पार्ट बन जाऊंगा। लेकिन फिर अगली मीटिंग में डिसाइड होता है कि मैं खुद से कुछ करूं अपने लिए NXT के ऊपर, मैं खुद से अपना नाम बनाऊं। और उसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया, उन्होंने कहा कि देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे को जो है कोई भी लोग जाने मेरे भाइयों की वजह से, मेरे कजिन की वजह से, मैं चाहता मैं खुद से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूं। फिर उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि अब मैं ये चीज़ NXT के ऊपर कर रहा हूँ, मुझे वो करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक पॉइंट पर या इनिशियली WWE का प्लान यही था कि जो सोलो सिकोआ है वो फिर उसोस को ज्वाइन करें और जो ब्लड लाइन है उसको और बड़ा बनाएं। लेकिन शायद सोलो सिकोआ को एक खुद आइडिया पसंद नहीं था, और वैसे भी आपको पता है उनकी थोड़ी बहुत तो चली जाएगी WWE के अंदर, क्योंकि वो ब्लड लाइन का पार्ट है। या फिर हो सकता है उनका सजेशन WWE के अंदर जो NXT के अंदर क्रिएटिव लोग हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, या फिर WWE के लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर शायद जाके जो चीज़ है WWE ने कर दी और हमको जो सोलो सिकोआ है वो नहीं देखने को मिले ब्लड लाइन के साथ। WWE ने पोस्ट डाली अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां पर आप लोग देख सकते हो वो सवाल पूछ रहे हैं, Which current WWE Raw या फिर SmackDown superstar is your dream opponent for John Cena। और यहाँ पर ये पोस्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि WWE यूजुअली उन लोगों को ही ड्रीम अपोनेंट बना देती है जिनको लेकर उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, कभी ना कभी जॉन सीना या किसी भी सुपरस्टार के साथ प्रोग्राम करने के लिए। WWE ऐसी पोस्ट के अंदर मैंने यूजुअली ऐसे देखा है, क्योंकि जो ये बंदे हैं वैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोग अलग ही होते हैं, फिर क्रिएटिव लोग अलग होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका होता है कनेक्शन, क्योंकि सारी चीज़ें एक चेन में चल रही होती हैं। तो यहाँ पर जो हमको सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं, वो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको पहले ही पिक्चर से समझ में आ जाने चाहिए। जो सुपरस्टार की थियरी यहाँ पर है, तो अब मुझे लगता है, देखो मैं तो अभी आपको बता ही रहा था सिर्फ, लेकिन आप पहली फोटो देख सकते हो थियरी की है। उसके अलावा यहाँ पर वॉल्टर हैं, गुंथर हैं, जो भी आप कहना चाहो, रिकोशे, रिडल, ओमोस, चांपा एंड वीर महान का नाम यहाँ पर है। तो आप ये मान सकते हो कि इन फोटोज के अंदर जो इस ग्राफिक के अंदर जो आपको सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं, इनको लेकर WWE फ्यूचर में जॉन सीना के साथ एक प्रोग्राम प्लान कर सकती है। और लिस्ट में नंबर 1 पर ही थियरी है, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि ये पोस्ट किस हिसाब से क्रिएट की हुई है। अब ये मत समझ लेना कि पहले थियरी का होगा, फिर गुंथर का होगा, फिर रिकोशे का होगा, फिर एंड में वीर महान का होगा। ऐसे भी कुछ नहीं है, इतना भी सीरियसली इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये एक्सपेक्टेड अपोनेंट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर में जॉन सीना के लिए, बट हाँ उनको उसके लिए रेगुलर टेलीविजन के ऊपर आना पड़ेगा, और वो आएंगे तो फिर हमको शोज को देखने में भी मजा आएगा। जॉन सीना के बारे में वैसे एक और अपडेट है, जो कि रायबैक यहाँ पर कहते हैं कि जॉन सीना का भी WWE के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। अब ये NDA जो है, ये टर्म इसलिए WWE के अंदर और ज्यादा उछल रही है क्योंकि आपको पता है वो जो फीमेल एम्प्लॉय थी जिसके साथ विंस मैकमैन का अफेयर था, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं, उनके साथ भी उन्होंने NDA साइन किया था। अभी NDA होता क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी दो पार्टीज के बीच में चीजें हुई हैं उसको अपने तक ही रखने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको बोलते हैं NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अब उस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फिरंगी चीज़ें ही हो सकती हैं, अतरंगी चीज़ें ही हो सकती हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो दाल में काला है इसलिए उन्होंने ऐसा साइन किया था, मतलब कि समझ रहे हो, वैसी बातें जैसे विंस मैकमैन और उस फीमेल एम्प्लॉय के बीच में। ऐसा नहीं है, कभी कभी एग्रीमेंट ऐसे भी साइन होते हैं कि दो पार्टीज के बीच में कोई ऐसी बात है जो कि उनको आउट नहीं करनी, जैसे कि उनको हो सकता है उनको फ्यूचर को लेकर कोई प्लान्स हैं और वो प्लान कोई और एग्जीक्यूट ना कर दे, तो उस प्लान को सीक्रेट रखने के लिए कई बार ऐसा होता है। लाइक जैसे हम भी कभी ब्रांड स्पॉन्सरशिप करते हैं तो फिर ऐसा NDA साइन होता है कि हाँ ये बात जो है बीच में ही रहनी चाहिए, ये जाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल है और इसे हम आपको दे रहे हैं, तो इसलिए वो NDA ऐसे साइन करवाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उनके बीच में कुछ घुच्चू पुच्चू ही होगा तभी उन्होंने जो NDA साइन किया। तो ऐसा रायबैक का जॉन सीना और WWE के बारे में भी कहना है कि उन्होंने भी एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जो कि कुछ स्पेशल हो सकता है, सर्विसेज दे रहा हो जॉन सीना को, ऐसा रायबैक का कहना है। रायबैक ने ये भी कहा कि WWE ने मेरे को भी NDA साइन करवाने के लिए ऐसे कहा था, बट ऐसा वो इस बारे में कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं रायबैक यहाँ पे। बट फिलहाल तो इस कंट्रोवर्सी के बाद रायबैक ने भी इसके ऊपर ना काफ़ी अपनी बहुत अच्छे से रोटी सेकी, किस तरीके से वो भी अपनी बातें बता रहे हैं। वैसे उनके साथ प्रॉब्लम है कि WWE जो रायबैक नाम का ट्रेडमार्क है ना, वो
तक रखने नहीं देती वो। उन्होंने ऐसे उनको ऐसे पता नहीं किस तो जाल में फंसाया हुआ है कि वो WWE अभी भी ओन करने की फिराक में, या फिर इसे ओन करते तो रायबैक तो इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं। पता नहीं क्या एनडीए साइन किया होगा जॉन सीना और WWE ने आपस में, बट हाँ रायबैक का कुछ ऐसा कहना था इसके बारे में। अब बात करते हैं हम सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भैया सेथ रॉलिंस ही वो बंदा है जो कि रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेगा। अब WWE और फॉक्स ने एक कोड डाला सेथ रॉलिंस का, जो कि उन्होंने कहा कि देखो मैं ही हूं जो कि रोमन रेंज से ले सकता है चैंपियनशिप, मैं ही उसके ऊपर कैश इन करके करूंगा। तो उसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने लिखा आई एम दैट एम एफर, मतलब कि अब एम एफर को अब इसको मैं क्या ही आपको डिकोड करके बताऊं, आप लोग समझ ही गए होंगे सेथ रॉलिंस क्या कहना चाह रहे हैं। तो लगातार सेथ रॉलिंस के जो क्लेम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं रोमन रेंज के सामने कैश इन करने के। अब लेट्स सी सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतते हैं, और अगर वो जीत गए फिर तो आई थिंक रोमन रेंज का जो रेन है वो बहुत बड़े खतरे में, मतलब सबसे बड़ा थ्रेट मुझे तो लग रहा है अब उनको सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक के ब्रीफ के जीतने के बाद सेथ रॉलिंस है। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो अभी भी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद रोमन रेंज की तरफ से हट के ब्रॉक लेसनर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा फैन स्पेकुलेट कर रहे हैं। अब होता क्या है, इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाले ग्राफिक को उन्होंने डाला हुआ है जहां पर ऑब्वियसली ये मैच है समर स्लैम में रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर का, और यहाँ पर लिखा है द ट्रैवल चीफ मस्ट डिफेंड द ऑनर ऑफ द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी अगेंस्ट द बीस्ट वंस अगेन। फिर वो बता रहे हैं कि ये मैच यहाँ होगा, इस पे आप देख सकते हो। फिर वो यहाँ पर लिखते हैं WWE's अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंज, और साथ में वो लिखते हैं वर्सेस ब्रॉक लेसनर लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब हमेशा जब हमने एडवोकेट थे ब्रॉक लेसनर के पॉल में तो उनको ब्रॉक लेसनर कहते हुए सुना था, ब्रॉक लेसनर कहते हुए सुना था, ब्रॉक लेसनर नहीं। तो यहाँ पर वो फिर से इसी बात को लिख रहे हैं, तो ये भी एक दिमाग में लोगों की चीज़ आ रही है कि अभी भी कुछ तो है पॉल हेमन का रिलेशन। मेरे ख्याल से ये कहानी तो हमेशा ही चलेगी जब तक रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड होने वाली है कि पॉल हेमन किसकी साइड है। और यहाँ पर स्टिल एक क्वेश्चन मार्क सा खड़ा कर रहे हैं पॉल हेमन कि क्या इसको लेकर हो सकता है। बाकी अब WWE इस वाली स्टोरी लाइन में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के लिए तो जानी जाती है। अब दोबारा से मैच हो रहा है तो WWE को तड़का तो मारना पड़ेगा, वो भी जबरदस्त वाला। तो तड़का क्या पता इस तरीके से भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या पॉल हेमन सच में ही अब रोमन रेंज के साथ ही हैं या फिर वो ब्रॉक लेसनर के साथ जाएंगे? क्योंकि अगर चैंपियनशिप लुट गई रोमन रेंज से तो फिर इमेजिन करो रोमन रेंज एंड पॉल हेमन एक साथ, बट रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप नहीं है। तो मेरे से तो वो इमेजिन नहीं हो रहा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ है तो उनके पास चैंपियनशिप होगी। अब देखते हैं आगे सीन क्या बनता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर रहे हैं अगेन पॉल हेमन। वैसे आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।